सर 2023 के इंग्लिश पैसेज में मेरे को 2-3 डाउट है सर। ठीक है। सर मैं क्वेश्चन आप कैसे मैं क्वेश्चन बताऊं या कैसे एक बार? रुको, पेपर ओपन करते हैं पहले। जी। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? सर क्वेश्चन नंबर सर मेरे पास वो उसमें क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, वो मैं आपको वो छोटा वाला पैसेज है वो मैं बता देता हूँ सर। वो लास्ट में है, द लास्ट एंड ऑफ स्टेट इज नॉट टू डिटरमाइन मैन नॉट टू रेस्ट्रेन देम फ्रॉम फियर। ये वाला अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट। सर ये रिपीट हुआ है, आई गेस अपन ने 2011 में भी देखा था या पहले रिपीट हुए ये थीम, मतलब पैसेज में थीम रिपीट हुई। स्टार्टिंग लाइन बोलो क्या है? सर द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट इज नॉट टू डोमिनेट। सर ये रिपीट हुआ है सर, ऐसा मैंने क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया है, आपके वीडियो में भी देखा था। सर इसमें अलग अलग आंसर, मतलब 2 आंसर लग रहे हैं मेरे को, इसलिए मैंने इसमें कंफ्यूजन है तो। ये वाला है ना? हाँ यही है 73 लास्ट में। सर मैंने आंसर मार्क किया है सर, कम्युनल हार्मनी, और एक आंसर मेरे को लग रहा है लिबर्टी। क्यों लग रहा है सर लिबर्टी? मतलब फ्रीडम, और सर फ्रीडम बड़ी चीज है इसलिए लिबर्टी। बाकी कम्युनल हार्मनी, इस पैसेज को देखते हुए मेरे कम्युनल हार्मनी भी लग रहा है, क्योंकि पैसेज में बात हुई है कि क्या बोलते हैं सर, स्ट्रेंथ इन, लास्ट लाइन देखिए सर, इट इज टू लीड मेन टू लिव बाय एंड टू एक्सरसाइज। ये सर कम्युनल हार्मनी की भी बात हो रही है इसमें, इसलिए तो सर ये आप थोड़ा एक्सप्लेन करें सर, ऐसे पैसेज में कैसे निकालें आंसर? ये मतलब जब लास्ट और शुरू का पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा हो, और ऐसे ऑप्शंस हो कि बिल्कुल ही सारे ही सही लग रहे हो, तो वो थोड़ा बता दें सर। जो एक चीज़ तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो यूपीएससी जो थीम होती है ना, ब्रॉडर थीम होती है। हाँ सर। जैसे कॉन्सेप्ट देखोगे अगर यूपीएससी का, तो ज़्यादा वो किस पे फोकस है? जैसे पर्सनल सेफ्टी, ये ज़्यादा प्राइवेटी है नहीं, हेल्थ एंड बॉडी ये भी कोई प्राइवेटी है नहीं, तो 2 ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। कट गए। हाँ। अब कम्युनल हार्मोनी ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, परंतु अभी ये देखना पड़ेगा इन दोनों में ज़्यादा कौन ज़्यादा अच्छा है। अब उसके लिए अपन मान के चलो पैसेज पढ़ेंगे। अब जैसे एक बार हिंदी में, इधर होगा हिंदी में, एक बार देखो हिंदी में ये रहा। हाँ ध्यान से देखो। राज्य का अंतिम लक्ष्य लोगों पर प्रभुत्व रखना नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि डोमिनेशन बना के रखे, कंट्रोल करके रखे, वैसा नहीं है, डोमिनेट करने वाला नहीं होता, ठीक है, ना ही उनको डरा कर नियंत्रित रखना है, ऐसा नहीं जैसे पहले राजा महाराजाओं के टाइम में होता था, वैसा भी नहीं है, बल्कि ऐसा होना है कि जिसमें हर व्यक्ति भय से मुक्त हो, ताकि वह पूरी सुरक्षा के साथ और खुद को या अपने पड़ोसी को क्षति पहुँचे बिना जी सके व कार्य कर सके। मतलब समय की बात है, इस पेशेंस का अगर यहाँ तक अगर बढ़े तो भाई आदमी स्वतंत्र रहे, ठीक है, पहली बात, उस पर शासन प्रशासन का कोई फर्क ना पड़े, और वो एक दूसरे की स्वतंत्रता को बरकरार भी रखे, मतलब ठीक है, फ्रीडम को रखे वो, ठीक है। मैं फिर दोहराता हूँ, राज्य का लक्ष्य बुद्धि संगत प्राणियों को बुद्धिहीन पशु और मशीनों में बदल देना नहीं है। यह लक्ष्य है उनके शरीरों को और उनके मन को सुरक्षापूर्वक कार्य करने में सकुर बनाना, ठीक है। यह लब्ध ये रहा इस आंसर, मतलब ये इस लाइन से आंसर निकला है इसका, मतलब लास्ट पैराग्राफ से।
यह लक्ष्य है लोगों को स्वतंत्र विवेक के अनुसार जीने, मतलब फ्रीडम, और उसे व्यवहार में लाने की ओर ले जाना, ताकि वे अपनी शक्ति को घृणा, क्रोध और छल कपट में नष्ट ना करे, न ही एक दूसरे के प्रति अन्यायपूर्वक कार्य करे। अब मुझे बताइए, यहाँ कहीं पे भी इसका आया है नहीं कम्युनिटी का, तो अपन कम्युनिटी क्यों मारेंगे? तो ये दो तो ऐसे पहले कैंसिल हो गया था। कम्युनिटी कहीं बात किया नहीं कि अपन अपने यहाँ से भी लग रहा है फ्रीडम की बात कर रहा है, यहाँ से बात कर रहा है फ्रीडम की बात कर रहा है, तो बस अपने पास अल्टीमेट क्या बचा? ये आंसर आ गया सर, ये दोनों में बेस्ट है ये सब में। दूसरी बात एक और चीज़ याद रखना, क्वेश्चन से भी अपन आंसर ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित पदों में से कौन सा एक राज्य के परम लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? ये साफ यहाँ बोल रहा है कि स्टेट का ये रोल तो होना ही नहीं चाहिए कंट्रोल करके, तो नहीं कंट्रोल रखना नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? फ्रीडम वाला होना चाहिए ना, कि फ्रीडम दो तो क्या हो गया? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता वो डायरेक्ट सर स्वतंत्र, अगर हिंदी में देखें स्वतंत्रता का मतलब फ्रीडम होता है, और यहाँ इंग्लिश में लिबर्टी दे रखा है, तो थोड़ा ये हिंदी अनुवाद थोड़ा गलत है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। सर इसमें एक पैसेज और है, फिर मैं सरफेस कोशों का डिस्कस करूंगा जो मैंने कवर किए टॉपिक। सर इसमें एक पैसेज है, साइंस बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ। तो इसका कौन सा मारा तुमने? 72 सर 72 का मैंने ए मारा है, और मेरे को इसमें एक लाइन है, जस्ट एज द परस्यूट ऑफ नॉलेज बिकम, ये सर ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा, ये स्कॉलिसिज्म और बीडेलम, ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अभी तो देखो। हाँ देखो, पहली बात अपन ऑप्शन से ही निकालने सोचते हैं ना आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तार्किक, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है, युक्त होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए, मतलब समझे हो, मतलब इजीली पॉसिबल हो सके। अब देखो एक चीज़ याद रखना, पहली बात एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ आपको मिलेगी, देखिए ये वांछनीय है और ये वांछनीय नहीं है, तो ये सिमिलर टाइप से ऑप्शन जैसे जीएस में जो ट्रिक लगती है ना, वो इसमें भी लगती है, आंसर इन दोनों में से पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना पहली बात तो। नॉट डिजायरेबल और डिजायरेबल, हाँ, डी पढ़ते हैं पहले, ये वांछनीय है कि सभी वैज्ञानिक, बस बहुत एक्सट्रीम हो गया ना ये, सभी वैज्ञानिक और दार्शनिक होना भी आवश्यक हो, ये तो सारे साइंटिस्ट को दार्शनिक बना दो तो क्या ही मतलब है, ताकि उनके कार्य का लक्ष्य अभिमुख हो और इस प्रकार समाज के लिए प्रयोजनपूर्ण तथा उपयोगी हो, तो ये तो गलत हो गया, बहुत गलत हो गया, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, यह वांछनीय नहीं है, मतलब नॉट डिजायरेबल, कि सरकारें अनुभव सिद्ध राजमर्मों द्वारा प्रबंधित हो, ठीक है, जब तक कि दूसरे ऐसे लोग भी उसमें न मिल जाए जिनमें ज्ञान प्राप्ति की अभिव्यक्ति हो और जिनमें बुद्धिमत्ता प्रतिबंधित होती है। तो कितना अच्छा स्टेटमेंट बोला है, मतलब इसी से दिख रहा है कि बहुत अच्छा लॉजिकल स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अब फिर भी इसके अलावा और भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि राजमर्म के नौकरशाह समाज के उत्पाद है, समाज में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का होना वांछनीय है, ठीक है, जो अपने नागरिकों को बहुत कम उम्र से ही वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक चिंतन प्रशिक्षण देने पर केंद्रित हो। अब देखो वही बात आ गई फिर वापस से, दूसरी बात यहाँ पे क्या कर रहा है कि कंपलसरी कर रहा है, जैसे इसमें कंपलसरी कर रहा था ना, इसमें कंपलसरी कर रहा है, तो ये तीनों पढ़ोगे ना तो कंपलसरी है, तो ये हो जाएंगे इवन, मतलब सब में एक टाइप से ही बात कर रहा है, ये हो जाएगा ओड, तो अपन इवन और तरीके से भी आंसर इसका निकाल सकते हैं। जैसे ये पढ़ोगे ना, इसमें भी यही दिया है, आधुनिक राजमर्म वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक चिंतन भली भांति प्रशिक्षित होना चाहिए। देखो भली भांति, वेल डिफाइंड, पहले से इसने मतलब वो सेट कर दिया एक मापदंड की होना ही चाहिए, तो वो गलत है ना, वो गलत है। तो ये तीनों स्टेटमेंट में जो अपने इवन वाले देखे, इनमें सब में यही तो कर रहा है, इसमें अलग कर रहा है, इसमें बोला वांछनीय नहीं है, डिजायरेबल नहीं है, तो यहाँ से अपने पता लग रहा है। फिर भी पैसेज पढ़ लेते हैं एक बार, पैसेज में क्या दिया है, विज्ञान स्वयं में पर्याप्त नहीं है, ठीक है, इससे साफ पता लग रहा है कि भाई विज्ञान के अलावा भी और कुछ चीज़ें जरूरत होती है। विज्ञानों के बाहर भी एक बल और नियम व्यवस्था होना आवश्यक है, जो विज्ञानों को समन्वय करे और उन्हें एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करे, मतलब कोऑर्डिनेशन करे। कोई भी पाठ्यक्रम ठीक तौर से चलाया नहीं जा सकता अगर खुद लक्ष्य ही सही तौर पर निर्धारित नहीं किया गया हो। विज्ञान को जिसकी आवश्यकता है वह है दर्शन, ठीक है, मतलब ये बोले विज्ञान को, वैज्ञानिक पद्धति का विश्लेषण और वैज्ञानिक प्रयोजनों और परिणामों को समन्वय, इसके बिना कोई भी विज्ञान सतही ही होगा, मतलब फिलोसफिकल ज्ञान होना जरूरी है। ठीक विज्ञान के ही तरह सरकार को भी दर्शन के अभाव के कारण भुगतना पड़ता है। दर्शन का विज्ञान के साथ ठीक वही संबंध है जो राजमर्मकता का राजनीति के साथ है। सकल ज्ञान और परिप्रेक्ष्य से निर्देशित होते चलना
न कि लक्ष्यहीन और व्यक्ति प्रयत्न करते हुए। ठीक जैसे मनुष्य की वास्तविक जरूरतों जीवन से पृथक होकर ज्ञान का अनुसरण पांडित्यपन बन जाता है, उसी तरह विज्ञान और दर्शन से पृथक होकर राजनीतिक अनुसरण एक विनाशक अव्यवस्था में बदल जाता है। मतलब यहाँ पे बस यही बोल रहा है कि मतलब ऐसा नहीं कंप्लीट संबंध होना चाहिए, संपूर्णता का होना चाहिए संबंध, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि इसमें देखो बीच में यही बोला है, ये वांछनीय नहीं है कि सरकारी अनुभव सिद्ध राजमार्गों द्वारा प्रतिबंधित हो, जब तक कि दूसरे ऐसे लोग भी उसमें न मिले जिनमें ज्ञान प्राप्ति की अभिव्यक्ति हो। तो ये साफ बोला है यहाँ पे, ठीक है, और उनसे बुद्धिमत्ता प्रतिबंधित होती हो, पर इनमें नेसेसरी कंडीशन दे दिया है, इसीलिए गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। मतलब सर कुछ ऐसे होते हैं ना, उस समय क्लिक नहीं करते, इसलिए वो कोई नहीं, बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी वो चीज़ें इवॉल्व होती है टाइम के साथ। हाँ, वो तो समझ में आ गया सर। आज मैंने 2011 का शुरू करा था, उसमें से मैं सर मेजॉरिटी क्वेश्चंस कर पाया, क्योंकि सर इसमें ना मैंने सबसे पहले 11 से शुरू किया और अभी मैंने रिसेंटली 24 का दिया है, 25 का दिया है। सर इसमें ना थीम्स रिपीट हो रही हैं। हाँ। जैसे मैंने नोट किया जो सर, एक तो वो इकोनॉमिक के टॉपिक होते हैं, जैसे बेस इफेक्ट है एक। सर एक क्वेश्चन था कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ अपने आप क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। सर एक था साइंस टेक का टॉपिक था विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये मैं करंट अफेयर में करके गया था इस साल के लिए। सर एक क्वेश्चन था, एक ज्योग्राफी से बहुत बेसिक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि गुजरात की टोपोग्राफी पे या गुजरात की फिजिकल फीचर्स पे, सर की गुजरात एक ऐसा स्टेट है इंडिया में, ऊपर की तो कंडीशन ड्राई है, बीच में कॉटन होती है और नीचे तटवर्ती इलाका है, ऐसा। सही। तो सर इसमें थीम पे काम करना है, थीम के अकॉर्डिंग काम अपने नोट्स बनाते चलो। सर वही कर रहा हूँ मैं। आज जैसे मैंने पेपर सॉल्व किया, मैं ऑप्शन उसमें सॉल्व करता जाता हूँ और ओएम पेपर में मैं भरता जाता हूँ। तो जैसे सर इसमें एक है, सर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, जैसे जो 2011-12 के हिसाब से थे, गवर्नमेंट चेंज हो गई है कि नहीं उन चीजों पे ध्यान मत दो आप, ओनली क्वेश्चन सॉल्व करो आप, नहीं तो वैसे वो मैं हटाता जा रहा हूँ। सर इसमें एक मेरे को 2 क्वेश्चन दिखे मेगा फूड पार्क से रिलेटेड। अभी ये मोदी गवर्नमेंट में मेगा फूड पार्क का बात करती है। सर एक इसमें मेरे को क्वेश्चन दिखा, बीटी ब्रिंजल पेस्ट रेजिस्टेंट है, जो बीटी जीनोम, ये साइंटिफिक क्रॉप्स। सर मार्क्सिज्म का एक क्वेश्चन था, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, कि मार्क्स ने कौन सी थ्योरी दी है, ऐसा। सर इजी था ये पेपर, तो काफी इजी था। तो कितने क्वेश्चन सही हुए आपके? सर मैंने आपको भेजा था सर, मैंने 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। सर मेरे क्वेश्चन सही हुए। सर इसमें मेरे सर मैंने गलत करे उतने बता सकता हूँ, सही तो मैंने आंसर चेक नहीं किया। जो मेरे गलत है फॉर शॉर्ट सर 10 से 15 क्वेश्चन गलत है मेरे। तो आपने आंसर किसी ने मिलाया इसको? सर आंसर किसे सर गलत वाले देखे कि कैसे गलत है, बाकी तो जो सही है वो मैंने देखे नहीं, क्योंकि उनमें मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि सर टेक्निक जो आपकी वीडियो में या आपसे सुनी है उससे काफी हद तक मैं जैसे 4 ऑप्शन है, मैं 2 आराम से हटा पा रहा था और एग्जाम में मैं नहीं हटा पाता। सर एग्जाम में मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, अभी नहीं हो रहा घर पे जैसे। तो अभी तो यही तो सीखना है ना, ताकि मान लो नॉलेज से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे, तब कैसे सोल्व करेंगे, यही तो अप्रोच सीखनी है ना। हाँ, तो इसलिए तो फिर थोड़ा आप और सिखा दीजिएगा एक बार। और सर इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन था, गांधी पे क्वेश्चन था, उषा मेहता पे क्वेश्चन था। और हो पा रहा है लगभग मेरे से, मतलब मैंने पहली बार ऐसे अटेम्प्ट्स के हिसाब से कराया पेपर, मैंने कभी ऐसे करा ही नहीं था सर। अच्छी बात है, नहीं करते रहो। तो सर अब मैं कल 2012 का करूँगा, वो आपको मैं वीडियो देख लिए थे दोनों? हाँ सर, नहीं सर वीडियो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा सर, काफी सर आप तो समझा रहे हैं उसमें, पर बच्चों की बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है थोड़ा सा इशू हो रहा है। होगा तो स्टार्टिंग में होगा, फिर बाद में धीरे-धीरे हो जाएगा। ठीक है सर, वो मैं। और क्या डाउट थे आपके? और सर डाउट एक और है सर, डाउट में मेरे को अच्छा सर, वो मैथ्स का मैंने आपको बता दिया था कि सर मैथ्स का मैंने क्लास 8 तक कर लिया है। फिर उसमें मेरे को ये चीज समझ में आई है कि सर मैं जितना भी कर लूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों। नहीं ऐसे क्यों सोच रहे हो?
तो समझ में ही नहीं आता, मतलब क्या करूं। कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसा क्यों सोचते हो? इसलिए तो मैंने आपको फिर उस दिन मैसेज भी लिखा था सर, सैटरडे को। चलो, आप सोशियोलॉजी को पूछ रहे थे ना, सोशियोलॉजी पेपर कैसे क्या हाँ टाइम करना होता है। हाँ, सर फिर इसमें और इसका और डाउट फिर अपन उस दिन मेन सेशन में संडे को करते हैं। हाँ ठीक है। सर मेरे को आपको उस दिन आपने बोला था याद दिलाने के लिए, सर संडे को आप मेरे को तो एक तो ये बताओगे कि सोशो में क्वेश्चंस कैसे वो होते हैं, वो अभी मतलब मैं क्या बता क्या देता हूँ पार्ट ना, होते वो अभी मैं हाँ। बता देता हूँ। अभी बता दो सर। हाँ देखो, सोशियोलॉजी का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एक ही स्ट्रक्चर रहता है। तो ये देखो, पहला देखो टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन में पहला नंबर ये कंपलसरी होता है, ये करना ही है आपको। सर आवाज कट गई सर। हाँ अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है सर। हाँ देखो टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जी जिसमें 1 सेक्शन ए का 1, ठीक है, और हाँ। सेक्शन बी का 5 नंबर क्वेश्चन, ये कंपलसरी होता है, ये करना ही होता है आपको। कंपलसरी मतलब ये सारा क्वेश्चन कर रहे हैं? हाँ अच्छा। करने ही है ये आप इसमें जो आप वो नहीं है आपके पास, ये करना ही है आपको, ठीक है। ये मतलब इसमें सर ऑप्शन नहीं छोड़ सकते मैं? नो, ये 5 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, इधर 5 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। मतलब इसमें सर आप कह रहे हैं 10 क्वेश्चन कंपलसरी हो गए? हाँ, और ये आपको करने ही होंगे, ठीक है। अब देखो 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 1 और 5 नंबर तो आपको कंपलसरी हो गया, कर लिया। हाँ अब क्या होता है, इसके अलावा सेक्शन ए और सेक्शन बी में से आपको एक एक करना ही है। ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन बी के जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं 6, 7, 8 वही करके आ जाओ, नहीं। आपको जैसे मान के चलो कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको आ रहा, तो इसमें से ये जो 3 क्वेश्चन है ना 2, 3, 4 सेक्शन ए के, इनमें से एक क्वेश्चन करना ही होगा आपको, ये कंपलसरी है। अच्छा, मतलब एक जो भी है इनमें 2, 3, 4 में से एक जरूर करना होगा आपको, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना होगा। जैसे मान के चलो ये है, जैसे मैं शायद यही करके आया था, ठीक है, तो ये चीज आपको करना ही होगा। उसके बाद में आप देखो 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया आपने, उसके बाद में आप सेक्शन चाहे ए में से या बी में से, फिर वही सेम चीज बी में से भी आपको एक चुनना ही पड़ेगा। उसके बाद में जो एक और क्वेश्चन बचता है वो आप जो चाहो जिस सेक्शन में से कर सकते हो, ये चीज याद रखना। अच्छा सर, इसमें एक चीज और बताइए सर, इसमें कितने क्वेश्चन टोटल करने हैं और टाइम आपको 2.5 घंटा होता है, कितना होता है ये एक बार बताओ। 2.5 नहीं 3 घंटे होते हैं। अच्छा 3 घंटे, एक पेपर के 3 घंटे होते हैं? हाँ सर ये एक बार मेरे को आप लिख के भेज दोगे या कैसे? मेरे को ऐसे मैं कैसे लिखूं, आप एक बार दिखा दो मेरे को। क्या मतलब? ये लिखा है पेपर के ऊपर ही लिखा रहता है, देखो ये रहा। कैसे सर बताइए? नहीं सर टाइम नहीं, जैसे इसमें ये चीज समझ में आ गई मेरे को कि भाई 2 सेक्शन ये रहा, ये लिखा है, ये लिखा सब, ये लिखा है पेपर के ऊपर ही लिखा है। सर एक बार समझा दो, ये मतलब कैसे समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे साफ लिखा है, देखो 8% है जो 2 खंडों में विभाजित है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, ठीक है। उसमें से कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, टोटल 8 में से आपको 5 के उत्तर देना है, ठीक है। टोटल 5? हाँ, परंतु प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है, वो तो करनी है आपको, ठीक है। अच्छा, मतलब जो 5 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ 8 में से, जिस 1 और 5 तो करने ही है। 1 और 5 के पूरे करने हैं। हाँ। अब बचे 6 आपके, 6 में से आपको 3 करना है, ठीक है। अच्छा, जो 6 बचेंगे 1 और 5 के अलावा, 8 में से जो 6 बचेंगे उनके अलावा 6 में से कोई भी 3 करने। हाँ, कोई 3 नहीं, अब उसमें भी कंडीशन है। उसमें लिखा है ताकि बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड में से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्न उत्तर दीजिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सेक्शन ए में से जो आपके पास 2, 3 और 4 बचा है ए में से, इसमें से एक चूज करना पड़ेगा आपको, कोई सा चूज कर सकते हो। सेक्शन बी में जो है आपके पास बचेगा 6, 7 और 8, इसमें से भी आपको एक चूज करके लिखना पड़ेगा। जैसे मान के चलो आपने यहाँ 6 नंबर लिखा और यहाँ पे मान के चलो आपने 2 नंबर लिखा, अब 4 क्वेश्चन हो गए, अब एक और लिखना है। अब फिर आप चाहो जो लिख सकते हो, इसमें से भी लिख सकते हो, इसमें से भी लिख सकते हो। अच्छा, तो ये सर इसमें ऐसा है, मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि सेक्शन ए का 1 नंबर, सेक्शन बी का 5 नंबर, ये मैंडेटरी है। उसके बाद
मेरे को 5 करने हैं, मेरे 2 हो गए। अब मेरे को 3 के लिए हिसाब लगाना है। 3 के लिए हिसाब लगाते हुए मैं सेक्शन ए में से 1 कर लूंगा, 2, 3, 4 में से 1 कर लिया और सेक्शन बी में से 6, 7, 8 में से 1 कर लिया। मेरे 4 हो गए। अब लास्ट का जो 5वां क्वेश्चन है, आप कह रहे हो या तो सेक्शन ए में से करूं या बी में से करूं, जो आता है कर सकते हो। अच्छा, अब समझ में सर, अब समझ में आ गया। अच्छा, ये इसमें इंस्ट्रक्शन में यही लिखा है इसका मतलब। हाँ। ओहो हो, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आता था ये 250 नंबर का क्या सिस्टम बैठा है। इसमें 250 नंबर है, 250 नंबर है, समझ में ही नहीं आता था ये तो कभी। अच्छा, बच्चों को नहीं पता होता है ये बात। सर मैं तो अगर इस साल मेरा हो ही जाएगा, वैसे तो ये पहला मेंस होगा, इसलिए मैं सोच रहा था भाई, जो मैं दिमाग लगा रहा था कि भाई अगर मैंने सोचो दोबारा एक बार ढंग से शुरू करी है, तो ये चीज मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये कैसे करना होता है। इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। अच्छा सर, एक बार आप मेरे लिए इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ दीजिए ना, मतलब थोड़ा हिंदी में, जिससे मैं समझ पाऊँ। और कुछ नहीं, बस जो पेपर लाइन होती है, मतलब ऐसे कॉपी, जो कॉपी आती है ना, उसकी बॉर्डर लाइन में लिखना होता है। नीचे लिख सकते हो पर इनके साइड में नहीं लिख सकते, यहाँ पेनल्टी मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। मतलब अच्छा, समझ गया। तो ये चीज याद रखना बस। अच्छा, बाकी सर मतलब इसमें मैंने मेंस का भी दिया नहीं है, तो बाकी सर आपने मेंस दिया है, तो मतलब इसमें क्या सर छूटने के चांसेस रहते हैं या क्या होता है, वो थोड़ा बताएं, आइडिया दें। सोशियो में इतना दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि सोशियो में है ना, जैसे 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसके लिए तो 1 पेज देते हैं, मतलब आगे और पीछे, ठीक है। और जो 15 मार्क्स वाले, 20 मार्क्स वाले जो होते हैं ना, उसमें 1 पेज ये पूरा और 1 हाफ देते हैं, मतलब। पर अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 फुल पेज देते हैं, मतलब 4, मतलब दोनों साइड मिला के 4। पर सोशियो में 3 ही देते हैं, तो आराम से भर के आओगे तो नहीं, इतना दिक्कत नहीं होता, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जैसे मेरा एक क्वेश्चन नहीं छूटा था, किसी भी पेपर में नहीं छूटा था, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। लोगों छूट भी जाता है, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। सर वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आप सही कह रहे हैं। बाकी सर एक बार जैसे ये और क्या मतलब इसको सर, इसमें क्या है कि इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं, मैं इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश ही आंसर दे रहे हैं ना। इंग्लिश में आंसर, इंग्लिश में देना होता है आपको। जब भरोगे आप फॉर्म, तो उसमें आता है कि आप मेंस किस मीडियम में देना चाह रहे हो, ऑप्शनल का अलग से पूछता है वो। अच्छा, वो इंग्लिश डालना। हाँ, और सर वो मैंने आपको उस दिन भी पूछा था, वो हिंदी इंग्लिश का क्या होता है, वो एक बार और बताओ ना, वो क्या होता है सर। वो कंपलसरी होता है, उसमें से आपको 300 में से 75 मार्क्स लाने होते हैं, बस वो कंपलसरी है। तो सर हिंदी का जैसे पेपर है जिसमें ग्रामर वगैरह आती है, तो वो हिंदी में लिखो, मतलब हिंदी भाषा में लिखो। वो तो हिंदी में लिखना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, और इंग्लिश तो चलो ऐसे आएगा, वो भी आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। ओहो, ऐसे भी हिंदी में लिखना पड़ेगा? हाँ, प्रेशर राइटिंग होती है, वो हिंदी में लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, पैसेज आता है, उसको भी हिंदी में लिखना पड़ेगा। सर हिंदी में लिखना पड़ेगा। और सर इंग्लिश का तो चलो सर, कॉलेज में हमने, लॉ कॉलेज में भी मैंने इंग्लिश का पेपर दिया था, लैंग्वेज का, और सुबोध में भी दिया था। इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉब्लम हिंदी में है। हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, PYQ कर लेना बस। सर PYQ तो कर लूँ मैं, को आपकी बात, आप मेरी एक ये है ना मेरे साथ, सर मेरी हिंदी लिखी नहीं जाती सर, क्या करूँ? करना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर रीडिंग करो, वो मेरे साथ भी सीख ही जाओगे ना। अच्छी बात है, तुम ये हिंदी की क्लास देखोगे मेरी, तो हो जाएगा। क्या टेंशन ले रहे हो सर? वो टेंशन मैं इसलिए ले रहा हूँ, मैं पहली बार मेंस दूंगा, मेरे को इस साल भरोसा है कि भाई इस साल मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, मतलब ऑब्वियसली 26 में, तो मेरे को भरोसा है कि भाई 2 बार नहीं हुआ तो अब तो हो ही जाएगा। बाकी फिर पता नहीं मैं अपने आप को कहाँ देख पाऊँ, पता नहीं। अरे टेंशन मत लो, हो जाएगा उसका, इतना इशू मत लो, इतना दिक्कत नहीं आता है, बस ये कि कॉपी भर के आना है। अच्छा, मुझे भी लगा था कि मैं इंग्लिश कंपलसरी में फेल हो जाऊंगा, पर मैं कंप्लीट करके आया पेपर को, मुझे पता है नंबर नहीं आते, पर वो पास कर देते हैं, वो आपका एफर्ट देखते हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं होती है दिक्कत, तो उस चीज़ की टेंशन। 1-2 पेपर लिख के मेरे से चेक करवा लेना, ऐसे वो मैं बता। हाँ, वो तो सर, वो तो प्रीलिम्स के बाद वही काम कर रहा है, वो तो है, पर वो कोई टेंशन नहीं है सर, आपसे जुड़ गया हूँ तो वो तो प्रीलिम्स के बाद कर रहा है। मैं तो वैसे एक आइडिया ले रहा था थोड़ा बहुत, जैसे देखो मेरे हिंदी में जो क्लासेस देखोगे, उससे थोड़ा बहुत आप हिंदी के वोकैब से थोड़ा बहुत परिचित हो जाओगे, तो इतना दिक्कत नहीं आएगा। अब धीरे कभी कभी हिंदी में न्यूज़पेपर ऐसे देख लिया करो, कुछ आर्टिकल पढ़ लिया करो हिंदी में, बस हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो उसमें। ठीक है सर। और कुछ डाउट?
और सर मैं अभी तो ना जो सोचो के टॉपिक मैंने कवर करें वो आपको हेडिंग बाय हेडिंग बता देता हूँ, फिर अपन संडे को डिस्कस कर लेंगे। सर उस दिन मैं सर आखिरी अपन ने कहाँ तक कर लिया था सर, पेपर 2 में वो पॉपुलेशन तक कर लिया। हाँ पूरा हो गया था ना। अब मैंने सर एक टॉपिक इस पेपर 2 में कर लिया है सर, अनटचेबिलिटी और उसके फॉर्म्स और पर्सपेक्टिव। इसमें पहले मैंने बात की है कि अपने इंडिया के हिसाब से अनटचेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद इसके डायमेंशंस हैं जैसे एक्सक्लूजन, एक्सप्लॉयटेशन, सबऑर्डिनेशन। उसके एग्जांपल्स हैं बहुत सारे सोशल से रिलेटेड जो आम तरीके से इंडिया में लोग फेस करते हैं। उसके बाद सर टर्म्स है अनटचेबल पॉपुलेशन से रिलेटेड, जैसे गांधी ने हरिजन बोला, और एक्स अनटचेबल लीडर्स ने दलित बोला, दलित पैंथर्स वैसे। और फिर कुछ थ्योरीज है कि कौन सा स्कॉलर क्या कहता है दलित को। और उसके बाद फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी है, जैसे कल्चरल, रिलीजियस सेंस में, पर्सनल स्फेयर्स में, स्टेट की सर्विसेज में, डिस्क्रिमिनेशन इन डिलीवरी में, सेक्युलर पब्लिक अफेयर्स में। ये सर अपन संडे को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सर पेपर 1 में कॉमन सेंस तक हो गया था ना। उसके बाद मैंने सर पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन करा था, एक टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक था रिलीजन। सर इसमें स्कॉलर्स क्या कहते हैं रिलीजन का, जैसे इवोल्यूशनरिस्ट क्या कहते हैं, ऑगस्ट कॉम्टे, टेलर, मैक्स म्यूलर। उसके बाद रोनाल्ड रॉबर्टसन ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद सर फंक्शनिस्ट में मेलिनोस्की क्या कह रहा है, पार्सन्स क्या कह रहा है। मार्क्सिज्म में कार्ल मार्क्स, रिलीजन इज ओपियम ऑफ पीपल। उसके बाद सर उसका कुछ कार्ल मार्क्स का क्रिटिसिज्म फेमिनिस्टों ने किया है, एंथनी गिडिंस, काम आर्मस्ट्रॉन्ग, जीन हॉलम, मैरी डेली। उसके बाद सर एक थ्योरी है रिलीजन की, रैशनल चॉइस थ्योरी और रिलीजन एंड कंपनसेटर थ्योरी बाय स्टार्क एंड ब्रेनविच। उसके बाद सर कुछ थ्योरीज है रिलीजन कैसे आया। उसके बाद सर कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे एनिमिज्म जो ईबी टेलर ने दिया है, मोनोथिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोइज्म और प्लूरलिज्म। सर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट था इसमें सेक्स एंड कल्ट्स। सर सेक्ट क्या होता है और कल्ट क्या होता है ना। तो बस ये टॉपिक काफी बड़ा है। उसके बाद सर मैंने एक इसमें फैमिली और किनशिप था, तो सर किनशिप के आइडिया डिस्कस किया, एक अलग टॉपिक नया है। सर किनशिप है, डिसेंट ग्रुप है, क्लैन लीनियज है, फैमिली है, फैमिली स्कॉलर्स ने क्या क्या कहा है, फैमिली के फंक्शन क्या है, एंथनी गिडिंस ने क्या बोला है। और एक सर फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ फैमिली क्या क्या है, पार्सन्स का, मटरलॉक का, फेमिनिस्ट का, रोनाल्ड फ्लेचर का। इंडिविजुअल फंक्शन क्या है, फैमिली के टाइप्स क्या है, जैसे एक्सटेंडेड है, लीनियरली एक्सटेंडेड है, रेसिडेंस है, जॉइंट है, कौन सी ब्लड रिलेटिव है या सिंगल है या कंपैशनेट है, या आजकल जैसे नो चिल्ड्रन डबल इनकम है आजकल के। जैसे उसके न्यू ट्रेंड सर मैरिज भी यही फॉर्म्स ऑफ मैरिज, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, पॉलीजिनी, एंडोगैमी, एक्सोगैमी। ये सब पर मैं आपको एक एक चीज मंडे को बता दूंगा। अरेंज मैरिज, लव मैरिज, सेम सेक्स मैरिज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैरिज, कंटेम्परेरी ट्रेंड्स ऑफ पैट्रियार्की, इससे मैंने खत्म किया है। सर पैट्रियार्की मतलब रूल ऑफ फादर, एक्सरसाइज ऑफ मेल पावर ओवर वुमन, क्लोजली कनेक्टेड विद डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये है इसके कुछ, जैसे इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है और ओवरऑल वर्ल्ड में क्या क्या इसके ट्रेंड्स हैं सर नए, ये सब है। और सर इसमें लास्ट टॉपिक इस पेपर में 1 में मैंने किया था सोशियोलॉजी, सोशो मोबिलिटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट है, इनइक्वालिटी का है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, एक्सक्लूजन का है, पॉवर्टी डेप्रिवेशन है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, पॉवर्टी कल्चर है, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी है और फेमिनोमिक्स है। सर फेमिनोमिक्स रीता वुल्फ जॉन ने दी थी, वो है। उसके बाद सर पॉवर्टी से कैसे निकले वो है, डायमेंशंस है और सोशल मोबिलिटी के टाइप्स है और बैरियर्स टू सोशल मोबिलिटी है, मेरिट डिमेरिट्स है। सर ये अपन मंडे को आराम से सारा मैं एक एक चीज आपसे जैसे पहले डिस्कस किया था अब कर लेंगे सर, उससे मंडे को ये हो जाएगा।
और बाकी सर मैंने कल पेपर 2 शुरू किया है जिसमें अनटचेबिलिटी हो गया मेरा। आज मैंने आज लॉ का काम करना था, मेरे को लॉ का सिलेबस देखना था। सर मेरा रिजल्ट आ गया है लॉ का, आपने बधाई दी थी। सर मेरी आज परसेंटेज आ गई है। हमारे 4 सेमेस्टर है ना, तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज मेरी 66 चल रही है सर अभी, और दो सेमेस्टर और बचे हैं, तो उस हिसाब से और अच्छी मैं कर रहा हूँ। 70 ट्राई करो। 70 रहे सर 70, ये तो लॉ वाले तो कहते हैं कि 65 से ऊपर रहो, तो ठीक है सर। मैं बताऊं सर, मैं कॉलेज में सुबोध में ऐसा बच्चा था, मैं एक क्लास अटेंड करके नोट्स बनाता था प्रॉपर, जैसे स्कूल में होता है। बाकी मैं अभी लॉ में ऐसा हो गया हूँ कि कुंजी से पास होता हूँ, मतलब क्योंकि सर लॉ का टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। और मैं देखता हूँ ना सर कि मेरे फादर और कि जैसे कि लॉ जो उन लोगों ने पढ़ा है और वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अंतर है सर। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को पढ़ना ही तो है, प्रैक्टिस थोड़ी करनी है सर, और मेरे से नहीं होगी सर। मैं कहता हूँ मेरे से लिटिगेशन तो नहीं होगी। मैं देखता हूँ ना, मैं इतनी पेशेंस नहीं है मेरे में। कोई नहीं। सर वैसे 66 सही है आपके हिसाब से, आप क्या कहते हैं? हाँ सही है, थोड़ा 70 कर लो तो अच्छी बात है। 70 सर, उसमें भी आपसे टिप्स लूंगा सर लॉ के लिए भी थोड़ा सर, कि सर एक्चुअली ये बच्चे जो हैं वो सब पेपर भर के आते हैं, और मेरी आदत है कम शब्दों में ज्यादा बात कहने की। अब वो पेपर मेरे से भरा नहीं जाता, सीधी बात है, मतलब कॉपी नहीं भरता मैं, अननेसेसरी कुछ चीज मेरे से होती नहीं है। तो इस बारे में भी मैं आपसे टिप्स लूंगा कि सर मैं कैसे आंसर लॉ में कैसे मैं थोड़ा आंसर बड़ा लिख सकूं। मतलब मैं सर छोटा, आप मेरे को पैराग्राफ में 50 शब्दों का 20 शब्दों में लिख सकता हूँ, 100 का 50 में लिख सकता हूँ, पर मेरे को 50 का 100 नहीं होता। मैं ऐसा कहानी नहीं लिखी जाती सर, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई नहीं, पॉइंट फॉर्मेट में पीसी में काम करता है वो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज में ज़रूर चल जाता है ये सारी चीज़ें, परंतु इधर तो पॉइंट फॉर्मेट में काम करेगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मजा आ गया। थैंक यू सो मच, आपने मतलब आप आए और मेरा तुरंत आपने सेशन ले लिया। थैंक यू सो मच सर, रिफ्रेश हो गया मैं आपसे बात करके, आपसे डिस्कस करके। ऐसा लगा कि मतलब आप मेरे साथ ही बैठे, ऐसा लगता है सर आपसे हमेशा बात करके, कि ऐसा लगता ही नहीं आप दूर हैं। खैर, तो सर संडे को आप संडे को जब भी मैं फ्री रहूँगा मैं बता दूंगा। जी सर, सैटरडे को तो सर मैं सर वैसे सैटरडे को 1 बजे तक आ जाऊंगा, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक्चुअली सर हमारे कोई मंदिर का कार्यक्रम है सुबह 9 बजे से, तो वहाँ जाना जरूरी है थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर मैसेज आप कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप बता ही देते हैं, और ऐसा होगा तो मैं आपको बोल दूंगा मैं सर फ्री नहीं हुआ हो गया, मैं जैसे फ्री हो गया ना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा सर आई एम फ्री, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू।